पेट्रोल की आलमी कीमतें बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना रहा है और अब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में अचानक इजाफे के असरात कम करने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम कर दिया है ताकि एक फ़िल्टर कायम हो सके और लोगों को किसी हद तक रिलीफ फराहम किया जा सके। अब इस फ़ंड के लिए नया हेड ऑफ अकाउंट भी मुख्तस कर दिया गया और इस फ़ंड के तहत हासिल होने वाली तमाम रकम वफाक के पब्लिक अकाउंट में स्पेशल डिपॉजिट फ़ंड के टाइटल से जमा होंगी। अब हुकूमत के मुताबिक इस फ़ंड के कवायद ज़वाबित और ऑपरेटिंग तरीक़ाकार के साथ फ़ंड के इस्तेमाल का तरीका फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ओगरा मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। इस वक्त फ़ंड में कोई रकम मौजूद नहीं है, लेकिन इसे मुस्तकबिल में मुमकिना माली बचत और गैर मामूली मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए कायम किया गया। इस फ़ंड का तसव्वुर हालिया महीनों में आलमी तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव, खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी के बाद सामने आया है। अब इस दौरान हुकूमत ने सिफारती कोशिशों से कुछ सस्ता खाम तेल हासिल किया था, जिससे नुमाया बचत भी कुछ मौक़ों पर हुई, मगर इस वक्त ऐसी बचत को इस्तेमाल करने के लिए कोई मुस्तकिल कानूनी निज़ाम मौजूद नहीं था। अब ज़रा ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में अगर हुकूमत को रियायती नरखों पर तेल ख़रीदने के साथ खुसूसी तौर पर इम्पोर्ट मुआहदों और किफ़ायत शारी इक़दाम या फिर दीगर ज़राए से बचत हासिल हुई तो ये रकम उसी फ़ंड में मुंतकिल की जा सकेगी। बाद में ज़रूरत पड़ने पर फिर यही वसाइल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़े इजाफे को जुज़वी तौर पर एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ताकि कंज्यूमर्स पर अचानक फाइनेंशियल बोझ ना पड़े। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर फंड को शफाफ अंदाज में चलाया गया और इसमें मुनासिब सरमाया मौजूद रहा तो ये महंगाई के दबाव को कम करने, ट्रांसपोर्ट अखराजात में अचानक इजाफा रोकने और फिर कारोबारी लागत को निस्बतन मुस्तहकम रखने में मदद दे सकता है। लेकिन अगर फंड में खातिर ख्वाह वसाइल ना हुए या इसका इस्तेमाल गैर वाज़े रहा तो फिर इसके बेनिफिट्स बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती पाबंदियाँ भी हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज होंगी। अब ये किस तरह से ये फंड कामयाब हो सकेगा, क्या पेट्रोलियम प्राइसेस को इससे मैनेज किया जा सकेगा और जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही हैं उसका फ़ायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर है वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा एक हफ्ते पहले बड़ी कमी हुई, लेकिन अगले हफ्ते जो एक्सपेक्टेड कमी थी कोई 20-30 रुपए की, हुकूमत ने पास ऑन नहीं की। ऑयल कंपनीज़ का प्रेशर था, फिस्कल स्पेस नहीं था, या क्या वजूहत थी उस पर तो आप रोशनी डालेंगे। लेकिन अब जो ये फ़ंड कायम किया जा रहा है, क्या ये वाकई आवाम के मफाद में होगा? So I'm going to zoom out at 30,000 feet and say कि पाकिस्तान की मार्केट को अगर ठीक करना हो, ऑयल मार्केट को प्राइसिंग लिहाज से भी और अदर लिहाज से भी करने की क्या ज़रूरत है। I'm going to put a number of things together and then come down to the fund. नंबर 1 तो बात यह है कि आपने मार्केट को डीरेगुलेट करना है, यानी कि जिसका मतलब है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग विद मिनिमल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन। ये पॉइंट 1 है। आपने हाई ऑक्टेन को किया हुआ है, इट वर्क्स फाइन। आपने कमोडिटीज़ में भी जिन कमोडिटीज़ को किया हुआ है दे वर्क फाइन, बट जैसे ही कॉटन और शुगर पे आते हैं मसले खड़े हो जाते हैं। सो डिस्क्रेशन गवर्नमेंट की हमने कम करनी है ऑन फ्यूल प्राइसिंग, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपने एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ दोनों रेगुलेटर्स को कंबाइन करना है और उनकी रेगुलेटरी ऑटोनॉमी बढ़ानी है, और उन्होंने जो प्राइसिंग डिसीजंस भी करने हैं उनको हमने जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट एंड ऑटोनमस बनाना है। नंबर 3, हमने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं बनाए थे और उसकी वजह से एक धचका लगा रहता था कि अगर हमारे रिजर्व्स ड्रॉप डाउन कर जाएं तो हमें महंगा तेल क्योंकि ख़रीदना पड़ा, अगर 30 दिन के होते तो शायद आसानी से गुजर जाते। नंबर 4, हमें जो फ्यूल इंपोर्ट्स हैं उनको लिबरलाइज करना है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़े, वो लाए, बेचे, डाइवर्सिफाई करें इंपोर्ट सोर्सेज को, कंपटीशन बने, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कंपटीशन बने। इसके बाद नंबर 5, मॉडर्नाइज करना है रिफाइनिंग सेक्टर को। इसमें मैं ये भी कमेंट कर दूं, आप बड़ी बात कर रहे हैं आजकल ईरान से तेल मंगवाने की, क्रूड ऑयल मंगवाने की, रिफाइन करने की। पाकिस्तान की जितनी रिफाइनरीज हैं सारी की सारी रिफाइनरीज जो हैं उनमें से सिर्फ एक के पास, पार्को के पास वो कैपेबिलिटी है वो काम करने की जो होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो सारी रिफाइनरीज हैं, मैं लिख रहा था आपसे बात करने से पहले, ये हाइड्रो स्किमिंग करती हैं, जिसको हम कहते हैं डीप कन्वर्जन या जिसको हम कहते हैं लाइट कन्वर्जन। सिर्फ लाइट कन्वर्जन पार्को कर सकती है। सो हमें ये करना है। ऑयल लॉजिस्टिक्स इस मुल्क में, यानी कि स्टोरेज टर्मिनल्स और पाइपलाइंस, अभी भी आप चूँकि तेल कैरी करते हैं रोड्स पे तो आपने इसको ठीक करना है। पेट्रोलियम टैक्सेशन, पेट्रोलियम लेवी आपने 80 रुपये लगाई हुई है, ये एक इनडायरेक्ट, ये एक जिसे कहते हैं ऐसा टैक्स है जो फेयर नहीं है। अरबाब जैसे बड़े एंकर, अच्छे एंकर पे भी एक ही जितना ये पड़ता है और एक जिसे कहेंगे गरीब आदमी पे भी वो उतना ही पड़ता है। ऑयल जो प्रमोट करना है हमने कंपटीशन इन मार्केटिंग,
इसके का मतलब ये है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको हमने इजाज़त देनी है कि वो मार्केट में एंटर कर सकें, और ये जो अननेसेसरी बैरियर्स हैं टू एंट्री, इनको रिमूव करना है। सर्कुलर डेट जो इस एनर्जी चेन का पार्ट बन गया है, पार्ट एंड पार्सल बन गया है, यानी कि पीएसओ करता है एसएनजीपीएल को, और ये जो एक पूरा सर्कल बन रहा है, इससे निकलना है। एनर्जी डिवर्सिफिकेशन जो है, इसको हमने जैसे कहते हैं ना, इंपोर्टेड तेल पे कमी करनी है। ये 10वां पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर जो एनर्जी डेटा और ट्रांसपेरेंसी, ये 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट मेरा ये होगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई हमने एक फंड भी बनाना है, जिससे बहुत सी कंट्रीज, चिली, इंडोनेशिया में ये यूज़ हो रहा है कि अगर कोई लो इंटरनेशनल प्राइसेस हों, बहुत लो चली जाएं, कोविड में $20 पे चली गई थी, राइट? आपने तेल मंगवाया, आपने सस्ता उस फंड में डाल दिया, और बहुत हाई प्राइसेस आ गई जब सेकेंड शॉक लगा, तो क्या आप स्मूथ कर सकते हैं टेम्परेरी प्राइस स्पाइक्स जो हैं उसको? अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने एक फंड बना लेना है। तो ये ऑटोमेटिक कोई टाइटर मैकेनिज्म हो इसका, और इसमें कोई डिस्क्रेशन ना हो, और इसके एक रेगुलर ऑडिट्स हों। देयर आर मच डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट नीड टू बी हैंडल्ड। फंड इज ऑल्सो ऑन दी एजेस वन वे, जिसे हम एक यूज़ कर सकते हैं एट कोई एक्सटर्नल एक्सोजेनस शॉक को हैंडल करने के लिए। जब $20 का तेल था, कोविड का टाइम था, तो मैंने कहा था कि ऑयल की हेजिंग कर लेनी चाहिए, जिसका क्या मतलब है कि फ्यूचर्स में 2-3 साल के लिए आप ऑयल को बाय कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं मार्केट में $25, $28, $30 की। बट अथॉरिटीज़ कभी भी स्टेट में बड़ा मुश्किल फील करती हैं कि ये काम किया जाए, क्योंकि अगर तेल $15 का हो जाए तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब आपने हमें फंसा दिया। बट तेल तो उसके बाद $70 पे चला गया। सो अगर हमने $25-30 की बाइंग की होती तो बहुत सी सेविंग होती। दैट्स अ वे टू थिंक अबाउट इट। सो ये मैकेनिज्म सारे एग्जिस्ट करते हैं, पर इन मैकेनिज्म्स को हम अच्छी तरह चला सकें। एसओईज को चलाने से तो आज तक ये पता चला है कि हम ये काम नहीं कर सकते, बट अब भी हम अगर इस डेप्थ में जाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओग्रा, इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट बोर्ड, फिर एक और बोर्ड बनेगा, ये सब कुछ मैनेज होगा। एक इसका बड़ा आसान सा तरीका आपके सामने रख देता हूँ, अगर यही करना है, पेट्रोलियम लेवी को कम कर दिया करें, जब नहीं है उसको किसी रिसोर्सेज से पूरा कर लिया करें, और इसको मैनेज कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेट का फुटप्रिंट बड़े ध्यान से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जब एक दफ़ा बढ़ जाता है तो उसको कर्टेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक्सपर्टीज स्टेट में लाना एक और बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हेजिंग बड़ा एक टेक्निकल काम है, ये पाकिस्तान का डेट ऑफिस ज़रूर करना चाहिए, उसको आप ह्यूमन रिसोर्स देकर। ये सब मेरा एक ओवरऑल व्यू है। लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप करता है। तो आप खागन साहब, ये ज़ाहिर है 11 स्टेप्स को छोड़कर अगर 12वें स्टेप को स्टार्ट किया जा रहा है पहले, अब ये फ़ंड की ट्रांसपेरेंसी पर भी बहुत सारे सवालात होंगे। इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या सेट किया जाएगा कि कब वो प्राइस इतनी डाउन हो कि इस फंड को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ किया जा सके? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ये चीज़ें, ख़ासतौर पर जहाँ भी कैश इन्वॉल्व होता है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी के, ऑडिट के हमारे यहाँ बड़े इशूज़ होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आपको लगता है इन मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी खड़ा होने जा रहा है? आपको याद होगा ना यार कि हमने पावर सेक्टर में जब सब्सिडीज़ दी तो हमने कितनी एक्यूमुलेट कर ली, और सर्कुलर रेट की एक वजह ये थी कि हम सब्सिडीज़ नहीं पूरी करते थे। ये और मुल्कों का भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कोलंबिया पे कुछ रिसर्च की थी, कोलंबिया भी इसी तरह के पेरिल्स में से गुजरता था। चिली जो था उसने एक रूल बेस्ड मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की कि वॉलेटिलिटी को स्मूदन आउट किया जाए पेट्रोलियम प्राइसेस में। आपने भी जो बिजली में सब्सिडी तो आप इतनी देते हैं कि हम 100 वाले को, 200 वाले को, 310 वाले को इस तरह रखेंगे, वो यही मैकेनिज्म है सारे। अच्छा, जो अच्छे ममालिक हैं, अब नॉर्वे जैसा जो मुल्क है वो बड़ा गवर्नेंस में डिसिप्लिन्ड है, तो वो उसकी एक लास्टिंग रेजिलियंस है, जिस तरह के फंड्स सॉवरन उन्होंने रन किए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा क्लियर है कि प्राइसेस स्टेबलाइज एबरेशंस में कर सकते हैं, आप सप्रेस नहीं कर सकते। सो ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।